हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और करेंगे अपना पहला टॉपिक कंप्लीट कि ब्रिटिश शासन पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि जो ब्रिटिशर्स ने शासन किया उस समय भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार प्रभावित हुई। इस चीज़ के बारे में हम डिटेलिंग में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। और इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। फर्स्ट चैप्टर से लेकर के आगे तक की सभी चीज़ों को प्लेलिस्ट में तैयार कर लिया गया है, यानी कि आपको फर्स्ट क्लास यूरोपीय कंपनियों का आगमन, बंगाल के नवाब, ईस्ट इंडिया कंपनी, सिख आंग्ल मैसूर युद्ध, साथ ही साथ गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित भी टॉपिक कंफर्म करवाए जा चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में सर्च करके आसानी से देख सकते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से बता दूं कि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, साथ ही साथ आप यदि बीपीएससी के साथ ही आरओ, एआरओ की या यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, पीआरटी, डीट एसवी की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए ये सेशन उतना ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ जुड़ जाइए ताकि आपका आधुनिक भारत का इतिहास पूरी तरीके से कंप्लीट हो सके। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव। तो पहले नोट्स को कंप्लीट करेंगे। इसमें बताया गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका था। साथ ही साथ क्या हुआ कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। हमने पहले के सेशन में भी देखा था स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की थी, तो कॉर्नवालिस ने की थी। इसे इस्तमरारी और जागीरदारी, मालगुजारी एवं विश्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना गया। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि स्थायी बंदोबस्त को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है, तो आप चारों ही नाम याद कर लीजिए पहले। तो इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और विश्वेदारी, ये किसके नाम थे, तो स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया, तो कॉर्नवालिस ने। कब, तो 1793 में। आगे बताया गया है कि यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक क्षेत्र में लागू थी। यानी कि कहाँ इसे लागू किया गया, तो बंगाल में लागू किया गया, बिहार में लागू किया गया, उड़ीसा में लागू किया गया, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और वाराणसी तक इसका विस्तार किया गया था। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था, यानी कि पूरे भूभाग का लगभग 19% हिस्सा इसमें शामिल कर दिया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जागीरदारों के एक नए वर्ग भूस्वामी घोषित कर दिए गए, यानी कि जमींदारों में एक नया वर्ग लागू कर दिया गया, नया वर्ग बना दिया गया, जिसे क्या नाम दिया गया, भूस्वामी नाम दिया गया। व्यवस्था क्या थी, स्थायी बंदोबस्त थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वाराणसी तक इसे शामिल किया गया था। नेक्स्ट है भूमि लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था। 1/11 भाग अपनी सेवा के लिए अपने पास रखना था, यानी कि आपने 11 हिस्से फसल की है तो उसमें से 10 हिस्से आप लगान के रूप में दे देंगे और 1 हिस्सा आपके पास रहने वाला है। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार, छोटे पूंजीपति और स्थायी बंदोबस्त, यानी कि स्थायी बंदोबस्त के समय जो अंतर्गत जमींदार कौन थे, तो जमींदार थे छोटे पूंजीपति। स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लगाई गई दूसरी जो व्यवस्था थी उसका नाम था रैयतवाड़ी। तो हमने अभी देखा स्थायी बंदोबस्त कौन लाया, कॉर्नवालिस लाया, और अब दूसरी व्यवस्था अंग्रेजों ने लाई और जिसका नाम क्या था, तो रैयतवाड़ी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड माने जाते हैं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के जो कर्ता धर्ता है वे कौन है, तो मुनरो हैं और रीड है। कौन है, मुनरो हैं और रीड है। स्थायी बंदोबस्त के कॉर्नवालिस हैं। सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया। हमने देखा कि जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी वे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में लागू थी, या कह सकते हैं कि वह सीधे सीधे से उत्तर भारत की ओर थी। किधर थी, तो उत्तर भारत की ओर थी। अब जो व्यवस्था आई और उसका नाम क्या है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, और ये कहाँ पर सबसे पहले लागू की गई है, तो ये दक्षिण भारत में, और कहाँ पर, तो तमिलनाडु में लागू की गई है। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास के, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग यानी आदि का जो आधुनिक कर्नाटक है उसमें भी लागू की गई। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकारी दिए गए थे और प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से वे स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। पहले क्या था कि एक जमींदार बना दिए गए थे जो कृषकों से क्या करते थे, लगान की वसूली करते थे। कितनी करते थे, तो 11 में से 10 भाग उन्हें ब्रिटिश कंपनी को देना होता था और उसकी वसूली जमींदार करते थे।
अभी यहाँ पर क्या है कि सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदार है, स्वयं अपना भुगतान करेगा। और ये लागू कहाँ की गई थी? तो दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी हेक्टर और मुनरो जी के द्वारा, रीड और मुनरो के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, इस व्यवस्था में कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। उसमें कितना शामिल था? तो 19% था, और इसमें कितना है? तो 51% हिस्सा शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी, लगान की दर भी काफ़ी ऊंची थी। यानी कि इससे क्या किया गया कि पहले से भी ज़्यादा कठोर नियम बनाए गए कर को वसूलने के लिए, और लगान की काफ़ी ज़्यादा वसूली की जा रही थी, और 51% तक की कृषक भूमि को शामिल किया गया था। फिर आती है हमारी महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महाल यानी कि जागीर का जो एक भाग होता था उसे महाल कहते थे, के साथ स्थापित की जाती थी। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। यह समाज, ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि यानी कि समलात, अगर कहा जाए कि सामलात का क्या अर्थ है, तो जो सम्मिलित भूमि होती थी उसे ही सामलात कहते थे। अन्य भूमि के स्वामी होते थे। यह पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में कुछ परिवर्तन के साथ लागू की गई, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा शामिल किया गया। तो आपके स्थायी बंदोबस्त में 19%, रैयतवाड़ी में 51%, और वहीं अगर बात की जाए किसकी, तो बात की जाए यदि महलवाड़ी की, तो यहाँ पर 30% तक हिस्सा शामिल किया गया था। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्कों से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय 1919 तक यहीं से क्या होता रहा? वसूल होता रहा। नेक्स्ट, यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन भी यहीं से वसूल होते थे। भारत के बाहर हुए युद्ध में लड़ने में अंग्रेजों द्वारा जो प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भी भारित नहीं थी। गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। यानी कि ब्रिटिश काल में जो एक शब्द था इंपीरियल प्रेफरेंस, इसका प्रयोग किया जाता था जो भारत में ब्रिटिश आयात की गई वस्तुएं हैं उन्हें विशेष रियायतों पर किया जाता था, इसलिए इस शब्द का प्रयोग करते थे। इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाम मात्र का शुल्क लगाया जाता था। यानी कि ब्रिटिश से हमने जो चीज़ें ली हैं उन पर बहुत कम शुल्क यानी कि नाम मात्र का, या कह सकते हैं बिल्कुल भी शुल्क नहीं लगाया जाता था, जबकि यहाँ से वो जो भी चीज़ लेंगे यानी कि हमें उनको निर्यात करने के लिए शुल्क देना पड़ेगा। वहीं पर अब आगे अगर हम देखेंगे तो धन बहिर्गमन या अपवाह यानी कि धन निष्कासन, ड्रेन की बात आती है। राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत में धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक के रूप में समझा। इन्होंने इस पे सबसे पहले सिद्धांत दिया दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने अपने लेखों में, जिनकी पुस्तक क्या नाम है, तो इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया यानी कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसका वर्णन किया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। तथा इनकी पुस्तक और कौन सी है, तो ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ये किनकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की, जिन्होंने धन निष्कासन का सबसे पहली बार सिद्धांत दिया और इसके माध्यम से अपवाह तंत्र का प्रतिपादन किया। रमेश चंद्र दत्त ने भी धन बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्रश्न पूछा जाएगा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो रमेश चंद्र दत्त हैं। और इन्होंने यह मत प्रकट किया था कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है। जो धन हमारा यहाँ से कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन में जा रहा है। ये किसका कारण है, तो भारत में अकाल का कारण भी यही है। किसमें ये बात उठाई गई थी, तो 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में इस बात को उठाया गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं सर सैयद अहमद खान की, तो इन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के प्रति ये वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। सर सैयद अहमद खान को ऐसा लगता था कि जो मुस्लिमों का विकास है भारतीयों के द्वारा नहीं, बल्कि यदि ब्रिटिशर्स यहाँ रहेंगे तो मुस्लिमों का विकास बेहतर तरीके से हो पाएगा।
अतः वे दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे, जिसके चलते उन्होंने दादा भाई नौरोजी के सिद्धांत का कह सकते हैं खिलाफत की, उनको स्वीकार नहीं किया। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था का खोखला करने का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक भी लिखी, यानी कि ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत नामक जो पुस्तक है वह किसने लिखी, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी राज्य की शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि यह राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने ड्रेन थ्योरी यानी कि धन निष्कासन का सिद्धांत दिया और 1825 से 1917 में क्या किया, ये सिद्धांत देने के बाद 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन में इंडिया सोसाइटी का गठन किया। तो इंडिया सोसाइटी का गठन लंदन में दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी ने 1865 में किया, जिसका कार्य भारत में दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए उन्हें चुना जाने वाले वे कौन से व्यक्ति बने, तो पहले भारतीय बने, यानी कि लिबरल पार्टी के टिकट पर उन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना गया और ऐसे चुने जाने वाले वे पहले व्यक्ति बने। और कब, तो 1892 में। तो आई होप कि आपको जितनी भी चीज़ें थी वे आसानी से समझ आ चुकी होंगी। अब हम जब प्रश्न करेंगे तो वहाँ पर भी व्याख्या को लेते हुए चलेंगे, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप सब कुछ कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। पहला प्रश्न है, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज की संगठक थीं? ऑप्शन ए है लंदन में इंडिया ऑफिस में भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, क्या इसकी वजह से हो रहा था धन निष्कासन? बी है आपका भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने में प्रयोग लाई जाने वाली निधि, तो ये चीज़ भी हमने ऊपर देखी थी। तीसरा है भारत के बाहर जो युद्ध लड़े जा रहे थे उसमें अंग्रेजों द्वारा प्रयोग की जाने वाली निधि। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन 1 है केवल 1, बी है केवल 1 और 2। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा केवल 1 और 2, क्योंकि जो अंग्रेज के ऑफिस थे लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए भी जो निधि जाती थी वह यहीं से जा रही थी। साथ ही साथ जो भारत में इनके कर्मचारी नियुक्त थे उनको भी पेंशन भत्ते, उपयोग में लाए जाने वाले रुपए इत्यादि चीज़ें कहाँ से, इसी से दी जा रही थी। लेकिन जो भारत के बाहर युद्ध हो रहे थे उनको लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग की गई निधि में इसका हिस्सा नहीं था। तो केवल विकल्प 1 और 2 सही हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, बी है ब्रिटिश नागरिकों को दिए गए प्रजातीय भेदभाव के लिए या उनके साथ किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए, सी है ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, और डी है आपका भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। तो अभी हमने देखा था जो इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द था वह ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष छूट के लिए प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल ठीक है, और इसका कारण क्या था? ऑप्शन है भारी उद्योगों का अभाव था, बी है आपके सामने विदेशी पूंजी की कमी थी, सी है प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी, या डी है धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दी जा रही थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दी जा रही थी। यानी जितने भी भू संपत्ति के मालिक थे, बड़े बड़े धनी थे, सेठ थे, वे क्या कर रहे थे कि उद्योग में अपना निवेश नहीं कर रहे थे, जिसके चलते व्यापार धीरे धीरे बंद हो रहे थे। और वह निवेश क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि उनको अंग्रेजों की तरफ से बनी बनाई चीज़ें कम दामों पर उपलब्ध हो पा रही थी, और वह अपने कच्चे माल को ही कह सकते हैं या कम खर्च करने पर भी ज़्यादा लाभ कमा रहे थे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग भू संपत्ति में निवेश न करने को वरीयता देने के कारण भारत में कोई उद्योग का स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। नेक्स्ट प्रश्न है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? ऑप्शन ए है बेलेजली, बी है वारेन हेस्टिंग्स, सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी है डफरिन।
तो डफरिन के बारे में एक कथन प्रचलित है कि कांग्रेस की जो स्थापना का उपज कह सकते हैं वे किसके मस्तिष्क की उपज है, तो लॉर्ड डफरिन के बारे में ये बात कही जाती है। वारेन हेस्टिंग्स की अगर बात की जाए तो हमें पता है कि वारेन हेस्टिंग्स 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के, और इसी ने क्या किया था कि यह सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, और इसने कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की जिसके 3 न्यायाधीश थे, जिसमें पहले न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश थे आपके एलिजा इम्पे। ये वारेन हेस्टिंग्स के बारे में याद रखेंगे। वेलेजली ने क्या किया था, तो सहायक संधि लागू की थी। और वहीं पर अगर कॉर्नवालिस की बात की जाए तो इसने स्थायी बंदोबस्त या कह सकते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त को लागू किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसे अन्य किस नामों से जानते थे, एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे ताकि हम चीज़ों को ना भूलें। तो 1793 ने इसने क्या किया था, स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और विश्वेदारी के नाम से जाना जाता था। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वाराणसी तक फैला था। और साथ ही साथ इसमें क्या था कि 19% जो आपका क्षेत्रफल का हिस्सा था वह शामिल किया गया था, और 1/11 भाग किसान अपने पास रखेगा, और जबकि 10 हिस्से किसको देगा, तो ब्रिटिशर्स को दे देगा। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है सर जॉन सॉर और डी है वेलेजली। तो स्थायी बंदोबस्त के लिए किसे जाना जाता है, कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, किसके द्वारा बनाया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड। स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया, यानी कि उसकी वसूली कौन करते थे, उन व्यक्तियों को क्या कहते थे, किसान, मजदूर, व्यापारी। तो कौन करता था, जागीरदार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया, जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ या किसानों के साथ। तो स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया, जमींदारों के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की। तो ऑप्शन ए है जॉन सॉर, बी है क्लाइव, सी है कॉर्नवालिस और डी है हेस्टिंग्स। तो स्थायी भू राजस्व व्यवस्था कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया, 1787 में, 1789 में, 1790 में या 1793 में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1793 में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक लागू किया गया। इसे इस्तमरार भी व्यवस्था कहा गया। नेक्स्ट है आपके सामने प्रश्न है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई, यानी कि इससे क्या हुआ, कानूनी विवाद होने लगे। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यता इसके कारण के रूप में जोड़कर देख सकते हैं, यानी कि जब भू राजस्व प्रणाली कॉर्नवालिस ने स्थापित कर दी थी स्थायी बंदोबस्त की, तो कानूनी विवाद बढ़ने लगे। इसका कारण क्या था, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो ऑप्शन ए है रैयत की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, बी है ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, सी है न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना और डी है उपर्युक्त ए बी सी कथनों में से कोई सही नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। यानी कि भू राजस्व प्रणाली लागू होने के बाद जो कानूनी विवाद बढ़े उनका इनमें से कोई भी कारण स्पष्ट नहीं है। अब इसके बारे में देखिए क्या बताया गया है, वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ की गई स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था में जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था, जब तक कि वे लगान एकत्र कर 10/11 भाग सरकार को देते रहे। मतलब जब तक वह सरकार को लगान देते रहे तब तक उन्हें वास्तविक भूस्वामी मान लिया गया था। लेकिन जमींदार का भूक्षेत्र निर्धारित नहीं था, यानी कि किसी भी जमींदार का भूक्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया था कि आप कितने भूभाग के हिस्से का क्या करेंगे, कर वसूलेंगे। यानी कि कोई एक जमींदार है और वह क्या कर रहा है कि वह तीनों हिस्सों का वसूल रहा है। कोई एक जमींदार है वह क्या कर रहा है कि खुश करने के लिए ब्रिटिशर्स को 5-5 हिस्सों का वसूल रहा है, किसी को एक हिस्से का वसूलने को मिल रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें क्या थी, स्पष्ट नहीं थी। लेकिन जमींदार का भूक्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान, भूमि, चरागाह, परती आदि भूमि निर्धारित ना होने के कारण कानूनी विवाद बढ़ रहे थे। यानी उन्हें ये भी अच्छे तरीके से ज्ञात नहीं था कि हमें चरागाह पर लेना है या नहीं लेना है, कर परती भूमि पर इत्यादि अनुदान की भूमि पर, ये चीज़ें स्पष्ट ना होने के कारण कानूनी विवाद बढ़ते जा रहे थे। जमींदारी एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी विधिक वादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। तो यही इसका
क्या था, मूल कारण था। मूल कारण की अगर सीधे से बात कर ली जाए तो कारण था कि जमींदारों की स्थिति का स्पष्ट ना होना। अगला प्रश्न है आपके सामने, चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका क्या कारण था? ऑप्शन ए है जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था। बी है जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट है ये ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी। और डी है खेतिहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स की तो ये जिम्मेदारी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने जमींदारों को बनाया था। खेतिहरों की इसमें दिलचस्पी नहीं थी, ये गलत है, कौन पट्टा नहीं चाहेगा। और बी विकल्प आपका दिया गया था कि कोई सरकारी इन पर कार्यवाही नहीं थी, तो यही कारण आपका बी वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी जमींदारों पर कोई सरकारी कार्यवाही ना होने के कारण इन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। अगला प्रश्न है आपके सामने। अब देखिए प्रश्न से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसके बारे में और क्या बताया गया है। तो जमींदार काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करता था और समय से लगान ना देने वाले काश्तकारों से ज़मीन भी वापस छीन ली जाती थी। साथ ही साथ क्या किया जाता था, कुल मिलाकर काश्तकार पूरी तरह जमींदारों की दया पर निर्भर होता था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इस कारण बहुत से मामलों में पट्टे जारी नहीं किए गए। तो वही बात आ गई ना कि जमींदारों पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। फलस्वरूप 1859 के रेंट अधिनियम पारित होने के 3 दशक पहले कुछ जिलों में बंगाल बिहार सीमा के संथाल क्षेत्र में किसानों ने अपने परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए किसका सहारा लिया, तो उन्हें हिंसा का सहारा लेना पड़ा। तो अब आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगला प्रश्न है आपका जो 48th और इसके बाद आपका 52 VPSC में पूछा भी जा चुका है। परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया, इसका कारण क्या था? ऑप्शन ए है जमींदारों का जमीन पर अधिकार ना रहना। बी है जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। सी है आपका भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। और डी है जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। चलिए इसके बारे में भी देख लीजिए। कार्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 में लागू की गई। 22 मार्च 1793 में परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था में बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। यानी कि कंपनी चाहती थी कि जो राजस्व लिया जा रहा है वह एक निश्चित राशि तय कर दी जाए और उतनी ही राशि किसान को वहन करनी पड़े। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किस सन में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है आपके सामने 1885, बी है 1886, सी है 1889 और डी है 1900। तो कौन सा ऐसा वर्ष था जिसमें बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? यानी कि भूमि को क्या कर सकते थे, किराए पर भी ले सकते थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1885। यदि सन याद ना रहे तो याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और उसी वर्ष क्या किया गया कि बंगाल किराएदारी अधिनियम भी लाया गया कि अब बंगाल में और बिहार में भूमि को किराएदारों को दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने के संबद्ध था या थे? मतलब किसके द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त को प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए है कार्नवालिस, बी है अलेक्जेंडर रीड और सी है टॉमस मुनरो। तो केवल एक ठीक है, 1 3 ठीक है, 2 3 ठीक है, 1 2 3 ठीक है। तो कार्नवालिस का संबंध तो स्थायी बंदोबस्त से 1793 में किया था, तो ये आपका ठीक नहीं होगा। आपका आंसर 2 और 3 होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सी व्यवस्था लागू की थी? रैयतवाड़ी। किसने की थी? तो आपके रीड और मुनरो ने की थी। अब देख लीजिए इसके बारे में क्या बताया गया है। तो इसके बारे में आपको बताया गया है कि इस प्रणाली में अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। 1809 में कुछ क्षेत्रों में इसे लागू किया। 20 में इसे मद्रास में गवर्नर बनने
पर उसने मद्रास में भी इसे लागू किया। मुनरो के शिष्य एल्फिंस्टन ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इसे लागू किया और साथ ही साथ ये ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर लागू थी, जिसमें मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग भी शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष या सीधे रूप से व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए वह उत्तरदायी स्वयं हो गए थे। 1836 के बाद विनगेट और गोल्डस्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए थे। यानी पहले क्या था, जमींदारी व्यवस्था थी, यानी कि जमींदार कर को वसूल करके ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचा रहे थे और वे यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से अपना कर जो है दे सकते थे। भू राजस्व व्यवस्था कि स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई। यानी कि स्थायी बंदोबस्त कहाँ शुरू किया गया और रैयतवाड़ी कहाँ शुरू किया गया, आपको स्थान क्रम से बताने हैं, पहले स्थायी बंदोबस्त का फिर रैयतवाड़ी का। तो ऑप्शन ए है बंगाल और मद्रास, बी है मद्रास और पंजाब, सी है मद्रास और बंगाल, डी है पंजाब और बंगाल। तो स्थायी बंदोबस्त 1793 में कार्नवालिस ने कहाँ लागू किया था, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक। तो बंगाल और आपका रैयतवाड़ी कहाँ पर, तो मद्रास में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध है। टॉमस मुनरो का संबंध किस भू राजस्व प्रणाली से है? ऑप्शन है आपके सामने स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस लाया था और यहाँ पर अगर टॉमस मुनरो की बात की जाए तो ये लाया था रैयतवाड़ी। ऑप्शन नंबर बी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ कहाँ पर प्रचलित थी, तो उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में और दक्षिणी भारत में। तो दक्षिणी भारत में तो ये सबसे पहले लागू की गई थी, ये बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया है सी और डी, यानी कि ये पश्चिमी भारत में भी लागू की गई थी आगे चलकर के। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के से कौन संबंधित था? यानी मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी, तो मेलकॉम के द्वारा, मेटकॉफ के द्वारा, मुनरो के द्वारा या एल्फिंस्टन के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुनरो। मुनरो ने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी, तो किसने प्रारंभ की थी? मुनरो ने, मार्टिन बर्ड ने, कार्नवालिस ने, डलहौजी ने। तो किसने की थी? टॉमस मुनरो ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो कहाँ लागू किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, बम्बई प्रेसिडेंसी में, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। तो अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो आंसर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। किसके द्वारा? तो मुनरो और रीड के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी, तो कहाँ आरंभ की थी? बंगाल प्रेसिडेंसी में, आगरा प्रेसिडेंसी में, बम्बई में या मद्रास में? तो अभी हमने देखा बम्बई और मद्रास में, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले मद्रास में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पहले मद्रास में फिर उसके बाद बम्बई में। नेक्स्ट देख, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में आपको निष्कर्ष निकालना होगा। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, तो ये तो बात ठीक है क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को नियुक्त किया गया था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, तो ये भी बात ठीक है क्योंकि हमने अपनी व्याख्या में देखा था कि वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ लोगों को पट्टे नहीं मिल पाए थे क्योंकि जो व्यक्ति थे उन पर सरकार का नियंत्रण नहीं था। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता। तो जी हाँ, बिल्कुल, अंग्रेज कर ऐसे ही नहीं लगा देते थे, वो पहले भूमि का निरीक्षण करते थे, वहाँ पर चीज़ों को देखते थे कि कैसी फसल यहाँ पर उत्पादित होती है, कितनी होती है और लगभग औसतन कितना फसल यहाँ पर उत्पादन होता रहता है। उसके चलते एक वो औसतन शुल्क वहाँ पर लागू कर देते थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ही सही हो जाएंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पर संदेह हो या चीज़ें कम कन्फर्म हो रही हो तो एक बार फिर देख लीजिएगा। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत के बड़े भूभाग में जमींदारों के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। किसके अभाव में? जमींदारों, यानी कि व्यक्ति स्वयं कर देगा। इस व्यवस्था का सूत्रपात रीड और मुनरो ने किया। रैयतवाड़ी में किसान अपनी जमीन का क्या था? स्वयं मालिक था, जो स्वयं सरकार को कर देता था और कर का निर्धारण सर्वेक्षण यानी भूमि की सर्वेक्षण के बाद किया जाता था। सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान और सरकार के बीच एक समझौता होता था। किसान की सहमति के बाद पट्टा दिया जाता था। भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगला प्रश्न है, वह प्रथा जिसके तहत किसान
स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। यानी कि सरकार क्या करेगी, भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगी और किसान अपनी भूमि का स्वयं मालिक होगा और जो स्वयं अपना कर जा करके सरकार को पहुंचाएगा। तो ऑप्शन ए है जमींदारी प्रथा, बी है रैयतवाड़ी, सी है महलवाड़ी और डी है दहशाला प्रथा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जमींदारी में तो जमींदार होते थे जो हमारा कर कंपनी तक पहुंचाते थे और रैयतवाड़ी में क्या था कि हम स्वयं अपनी भूमि के मालिक होते थे। तो ऑप्शन नंबर 20 था राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, कुछ कथन और निष्कर्ष के बारे में बताया गया है, ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन आपको बाद में दिखेंगे। नीचे दिए गए कथनों को विचार कीजिए जिसमें कथन ए और दूसरे आर कारण को दिया गया है। ऑप्शन ए है कथन आपका, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, इसमें भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए, नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर से चुनिए। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्थाएं बना दी थी। ठीक है, इसलिए बना दी थी, कारण दिया है इसलिए बना दी थी क्योंकि किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। तो ये तो बात ठीक नहीं लग रही है, किसानों में किसी भी प्रकार का कोई वर्ग नहीं बना था। इन्होंने कर व्यवस्था इसलिए लागू की थी और अलग अलग भागों में इसलिए अलग अलग तरीके से लागू की थी कि जहाँ पर जैसी कृषि होगी, जैसी उपज होगी, जैसे किसान होंगे, जैसा भूभाग होगा, जैसी भूमि होगी, जैसा क्षेत्र होगा, जैसी भौगोलिक स्थिति होगी, उस हिसाब से कर को वसूला जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आर आपका सही होगा, फिर भी एक बार देख ले, एक बार फिर से देख लीजिएगा। इसमें ये कहा है इससे, मैंने थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक किया है, यहाँ पर ये नहीं कहा इसलिए जो है किसान के वर्ग अलग अलग हो गए थे। इसमें कहा गया है कि जो सरकार थी वह अलग अलग भागों से भू राजस्व अलग अलग व्यवस्था से लागू कर दिया गया था। इससे क्या हुआ कि भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो इसमें अब आपको सही कूट का चयन करना है। चलिए देख ले, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या भी देख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन रहा है और चीज़ें जब तक पूरी तरीके से समझ ना आए तब तक उनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। ये व्यवस्थाएं स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, रैयत व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, यानी कि भू राजस्व की जो हमने अभी व्यवस्थाएं पढ़ी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, इन्हें ही कहा गया कि अलग अलग तरीके से लागू थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वाराणसी तक इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश को 19% भाग शामिल किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% हिस्से पर, और वहीं पर अगर यह बात की जाए कहाँ लागू की गई तो मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्सों पर, और आधुनिक कर्नाटक जो कि कुर्ग है वहाँ पर भी। महलवाड़ी की बात की जाए तो इसमें 30% हिस्सा लागू किया गया और यह पंजाब के कुछ प्रांतों तक लागू रही। अतः स्पष्ट है कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। तो ये भी संभव है कि जब अलग अलग कर लिया जा रहा है, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग चीज़ें उन पे लगाई जा रही हैं, तो किसानों के भी अलग अलग वर्ग बन गए थे। तो ऑप्शन आपका ए जो है वह ठीक हो जाएगा। अगला देखेंगे, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम सन 1900 में पारित किया गया था। और 1885 में हमने क्या देखा था कि बिहार में जो किराएदारी पर ज़मीन दी जा रही थी उस चीज़ को कब, 1885 में। तो सन को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। 1835 में, 1837 में, 1839 में या 1841 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1839 में असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। यूपीआरओ में आपका पूछा जा चुका है। थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए, हो सकता है आपकी बार कथन निष्कर्ष इसी में से बना के रख दिए जाएं। तो 1839 में सबसे पहले यहाँ चाय की कंपनी की स्थापना हुई और 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इसे इंग्लैंड में स्थापित की गई थी। यह कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। कंपनी कहाँ थी, इंग्लैंड में, मुख्यालय कहाँ था, असम में। और कब स्थापित की गई थी, 1839 में। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है जो वर्तमान में भी कार्यरत है। यानी प्रश्न हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश शासन के दौरान असम में बनाई गई चाय कंपनी अभी भी कार्यरत है, नहीं है या बंद है, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वह अभी भी क्या है, कार्यरत है। नेक्स्ट दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। अब जजमानी व्यवस्था है, 12 बलूट व्यवस्था है, मिरासी व्यवस्था है और अडाडे व्यवस्था है। तो कौन सी व्यवस्था कहाँ पर लागू थी। तो अब आपको कथन अपना बनाना होगा, इसमें आपको कूट मिलाने होंगे। तो यहाँ पर जो जजमानी व्यवस्था थी वह उत्तर भारत में थी, जो कि ठीक है। 12 बलूट आपकी महाराष्ट्र में थी
और फिर आपका मिराशी जो थी वह तमिलनाडु में थी, अडाडे आपकी कर्नाटक में थी। तो 1 3 4 2 अब ये देख लीजिए विकल्प कहाँ दिया गया है, 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यही आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। जजमानी व्यवस्था उत्तर भारत में थी, 12 बलूट महाराष्ट्र में थी, और मिरासी कहाँ थी, तो तमिलनाडु में थी, और अडाडे कहाँ थी, तो कर्नाटक में थी। तो आपका विकल्प 1 सेकेंड आपका यहाँ पर डी दिया गया है, लेकिन विकल्प आपका अच्छा ठीक है, इसका आंसर उत्तर कुंजी में बी दिया गया होगा, जो कि ठीक क्या है, तो डी ही आपका ठीक है। तो आपका बिल्कुल ठीक एक्सप्लेनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। यानी ब्रिटिश काल में जो सैन्य बल था उस पर केंद्रीय राजस्व का कितने प्रतिशत वो पैसा खर्च किया जाता था, 40%, 45%, 50% या 55%। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 40%, यानी 40% पैसा सैन्य बल पर खर्च किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत। अब आप बताएंगे इसके बारे में कि सही परिभाषा नीचे किस कथन में आती है। जो अपवाह सिद्धांत इन्होंने दिया था, ड्रेन थ्योरी दी थी, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, उसकी जो सही परिभाषा है वह किस कथन में दी गई है। ऑप्शन ए है, देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटिश के हित में किया जा रहा था। बी है, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। नेक्स्ट है, साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपति को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। तो ये तो आपका नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और यो देश को दिन प्रतिदिन अधिकारिक गरीब बनाया जाता था। तो ये तो आपका कथन ठीक नहीं होगा। अब चलते हैं अपने अगले विकल्प। तो आपका सी भी ठीक नहीं था, डी भी ठीक नहीं था, और अगर ए विकल्प की बात की जाए तो संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। यहाँ पर जो विकल्प ठीक होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक आय, ये शब्द भी आए थे कि कुल वार्षिक आय उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल प्राप्त नहीं होता था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय। तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। और इनकी बुक का क्या नाम था वह भी आप लोग बताइएगा। इनकी बुक का क्या नाम था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। आर्थिक दोहन का भी सिद्धांत दिया था किसी ने, और किसने दिया था, तो एम.एन. राय ने, जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वही धन निष्कासन, आर्थिक दोहन, ड्रेन नीति, ये सब क्या है, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अब फिर से आपको कुछ कूट दिए गए हैं, यानी कि कथन और कारण, तो बहुत ही इत्मीनान से पढ़ेंगे। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। जो ब्रिटिश काल का समय चल रहा था उस समय जो भारत में व्यापार का संतुलन था वह अनुकूल था। क्या ये बात सही है। अब इसका कारण, यानी कि कथन का अब निष्कर्ष आपको कारण दिया जा रहा है। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। अब कूट है आपके सामने, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है। तो यहाँ पर आपका विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। ये दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। और धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। अब ये प्रश्न थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो आराम से देख लीजिएगा। बहिर्गमन अथवा निकासी की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण, यानी यहाँ की बनी हुई चीज़ों का इंग्लैंड में जाना, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या प्रतिलाभ नहीं होता था। यही बात क्या है, धन निष्कासन है। यहाँ की चीज़ें वहाँ जा रही हैं, लेकिन वहाँ से हमें कोई कर, कोई शुल्क, जो उचित चीज़ें हैं वो नहीं प्राप्त हो पा रही हैं। ब्रिटिश काल में सामान्यतः व्यापार का संतुलन अनुकूल था। कैसा था, अनुकूल था, क्योंकि इस दौरान आयात की तुलना में अधिक निर्यात होता था। आयात हम इतना नहीं कर पाते थे जितना कि यहाँ से चीज़ों को निर्यात कर देते थे। धन निष्कासन के स्रोत थे व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त लाभ, कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन, कंपनी के निवेशकों को दिया जाने वाला लाभ, कंपनी द्वारा
जो पैसा इंग्लैंड भेजा जाता था वही पैसा पुनः भारत में विदेशी ऋण तथा पूंजी के रूप में भारत आ जाता था। यानी यहीं का पैसा जो भारत से पहुंचा है और उसी को दोबारा फिर भारत को देंगे, लेकिन कैसे? ऋण के रूप में। तो ये क्या था? यही धन निष्कासन का सिद्धांत था। परंतु इस पूंजी का निवेश का उद्देश्य देश में विकास करना नहीं बल्कि अधिकाधिक शोषण करना था। यानी तुमसे ही रुपए लिया है, अपने देश में ले गए और फिर से तुम्हें देंगे, लेकिन किस तरीके से? तुम्हारा शोषण करने के लिए। 1813 के पश्चात इस निकास ने अब प्रतिफल निर्यात का रूप धारण कर लिया। 1914 से पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश केवल आर्थिक उपरिसाधनों में लगाए गए, जैसे कि रेलवे, सड़क, व्यापारिक जहाज, खनिज, कोयला एवं सोना एवं वित्तीय संस्थाओं, बैंक, बीमा निगम आदि में अंग्रेजी उद्योगों के अनुपूरक थे। इनमें भारतीय औद्योगिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं था। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि धन निष्कासन के सिद्धांत को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो अब आपको पूरा कथन और कारण स्पष्ट हो चुका होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम आर्य और सी है RC दत्ता। तो RC दत्ता भी थे, दादा भाई नौरोजी भी थे। तो इस प्रकार आपका जो विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा 1 और 3, और ऐसा तो दिया नहीं गया है, तो आपका 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएंगे। 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएंगे। तो 1870 से लेकर के 1905 के बीच में दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे और ICS अधिकारी रमेश चंद्र दत्ता, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक थी ना इनकी, याद रखना, इसमें इन्होंने लिखा है। और जी सुब्रमण्यम अय्यर ने द हिंदू समाचार पत्र के संपादक का भी कार्य संभाला है, और इन्होंने क्या किया है? धन निष्कासन के बारे में विचार भी दी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत में विश्वास नहीं रखता था? तो हमने बहुत ही अच्छे से चर्चा की थी। बाल गंगाधर तिलक, RC दत्ता, राम MG रनाडे। तो ये तो नहीं होंगे क्योंकि ये तीनों तो शामिल ही थे इनके साथ में, और जो शामिल नहीं था वह थे सर सैयद अहमद खान। कारण क्या था? कि इन्हें लगता था कि मुस्लिमों का उत्थान एक ही तरीके से हो सकता है यदि यहाँ पर ब्रिटिशर्स बने रहें, इसलिए इन्होंने दादा भाई नौरोजी के विचारों पर विश्वास नहीं रखा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ये पुस्तक किसकी थी? पहले तो यही जान लीजिएगा। तो दादा भाई नौरोजी जी की ये पुस्तक थी, और ये किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो ये सन था। ऑप्शन नंबर है 1900 में, बी है 1901 में, सी है 1902 में और डी है 1903 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1901 में। जो पंजाब में भूमि संबंधी प्रावधान किया गया था वह कब किया गया था? उसका भी सन याद रखेंगे, 1900 में। बिहार में क्या किया गया था? कि भूमि दी गई थी किराएदारी पर, कब? तो 1885 में। तो तीनों ही सन याद रखिएगा। 1793 में स्थायी बंदोबस्त। तो जो भी सन आए, जितने भी सन आपने आज याद किए हैं, सबको रिवाइज कर लीजिए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और वहीं अगर रमेश चंद्र दत्ता की पूछ ली जाए तो कौन सी पुस्तक थी? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो किस दल के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था? ऑप्शन ए है उदारवादी, बी है मजदूर दल, सी है कंजर्वेटिव और डी है साम्यवादी, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? उस समय थी ब्रिटेन में लिबरल पार्टी यानी कि उदारवादी दल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, उत्तर भी आपको दिख ही चुका है। चलिए कोई बात नहीं। ब्रिटिश शासन के समय में अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में किसने पुस्तक लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। और इन्होंने इस धन निष्कासन को क्या कहा था? अनिष्टों का अनिष्ट भी कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कब प्रकाशित हुई थी आपकी? कब इन्होंने लिखी थी? 1901 में लिखी थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, कुछ आपको कथन दिए गए हैं, आपको कूट चुनना होगा। जैसे अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। यह प्रक्रिया 1813 से प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। तो 1813 से यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया था। वहीं अगर हम बात करें 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके संबंध में यदि आपको जानकारी ना हो तो सुन लीजिएगा कि 1813 का चार्टर एक्ट आया था, पील कमीशन का गठन किया गया था। साथ ही साथ इसमें ये कहा गया था कि भारतीयों के लिए शिक्षा से संबंधित 1 लाख रुपए दिए जाने की बात भी की गई थी। और इसमें यह भी कहा गया था कि जो आपके
अंग्रेज हैं, अंग्रेज का जो व्यापारिक अधिकार है वह सिर्फ किसके साथ रहेगा, तो चाय और चीन के साथ इनका व्यापारिक एकाधिकार रहेगा। बाकी सारे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। देन इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया और उसके चलते इनके चाय और चीन के भी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि 1813 में इनके सारे अधिकार छीन के सिर्फ चाय और चीन के साथ रहा, और जब 33 का आया तो सारे ही अधिकार समाप्त कर दिए गए। यानी कि अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि कोई भी कंपनी भारत में आकर के व्यापार कर सकती थी, और साथ ही साथ इसका कोई भी एकाधिकार नहीं रह गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन दी थी क्योंकि उन्होंने इस बात को व्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, बिल्कुल किया। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। सी है, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि बल दिया, यानी सर्वाधिक जोर दिया। तो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। बी, अगर हम बात करें कि उन्होंने आत्म चेतना जगाई और कुछ आपके ग्रंथों को आगे बढ़ाया, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने ये कहा कि इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। तो आर्थिक संबंधित ही इन्होंने अपने विचार दिए, ग्रंथों की कोई व्याख्या नहीं कि सामाजिक बुराइयों पर कोई ऐसा विशेष इनको वक्तव्य नहीं आता है सामने। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ये विचार किसने दिया था? बी, जी तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, कार्ल मार्क्स ने या एडम स्मिथ ने? तो आपका अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। जो भी प्रश्न आए अगर आपको उससे संबंधित कुछ भी याद आ रहा है तो रिकॉल करते रहिएगा। तो एडम स्मिथ को अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। दास कैपिटल बुक किसने लिखी थी? तो दास कैपिटल बुक के रचनाकार थे आपके कार्ल मार्क्स थे। और यहाँ पर आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है? यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे आपके कार्ल मार्क्स, जिन्होंने दास कैपिटल बुक भी लिखी और इन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है वह घिनौनी है। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि धन निष्कासन का सिद्धांत कैसा है? तो अनिष्टों का अनिष्ट है। ऐसा कहने वाले कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कार्ल मार्क्स के क्या विचार थे? इन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। इन्होंने कहा ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, अंग्रेजी हस्तक्षेप से सूत काटने वाला तो क्या लिखा है, लंकाशायर में रहता है, तंतुवाय बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो गया। लाखों चरखों और हथकरघों के असंख्य काटने वालों बुनकरों का जन्म दिया तथा वे समाज के केंद्र बिंदु बने रहे थे। किंतु अब देश में विदेशी सूती कपड़े की मानो बाढ़ आ गई है। यानी विदेशी कपड़ा आ जाने के कारण क्या हुआ कि हमारे देशी कपड़ों की पूंछ नहीं होने लगी, क्योंकि ये बनाने में काफ़ी समय लगता था और काफ़ी परिश्रम लगता था, काफ़ी खर्च भी आता था। इसलिए ये विदेशी कपड़ों की तुलना में थोड़े महंगे भी होते थे। विदेशों में कपड़े मशीनों से तैयार किए जाते थे जो कि इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते थे। तो आम जनता विदेशी कपड़ों को उपयोग में लाने लगी थी क्योंकि वे लगभग सस्ते मिल जाते थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है सर आर्थर कॉटन, बी है कर्नल बेयार्ड, सी है लेफ्टिनेंट ब्लेन और डी है कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर आर्थर कॉटन। इनको क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत कौन है? तो सर आर्थर कॉटन। नाम आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। औरंग राजकोष का प्रभारी था, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था, मिराशीदार ये बराज का नामित राजस्वदाता था। और अब आपको कूट का चयन करना है, केवल एक ठीक है, एक दो तीन ठीक है, तीन ठीक है या दो और तीन ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प ठीक होगा, दो और तीन ठीक है। अब इसकी व्याख्या को भी कर लेंगे ताकि हम सारी चीज़ों को आसानी से समझ सकें। औरंग फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ गोदाम होता है। कई बार पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। औरंग फारसी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है? तो गोदाम होता है। यहाँ पर बिक्री से पहले माल का भंडारण किया जाता था। औरंग शब्द का कई बार प्रयोग कार्यशालाओं के लिए भी किया जाता है। बेनियान किसे कहा जाता था? तो पारंपरिक वणिक समुदाय यानी कि व्यापारी जो थे उन्हें हम बेनियान भी कहते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट व कंपनी एवं भारतीय कारीगरों के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। तो औरंग क्या हो गया? गोदाम हो गया। बेनियान क्या हो गया? सीधे तौर पे कह सकते हैं कि बीच के एजेंट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीयों के बीच में कार्य करते थे। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, मिराशी शब्द अरबी का है जिसका अर्थ है उत्तराधिकारी। रैयत वाली प्रणाली में सरकार द्वारा मिराशीदारों का राजस्व का इकलौता नामित राजस्वदाता माना गया था। यानी कि मिरासी का अर्थ होता है उत्तराधिकारी, औरंग का अर्थ होता है गोदाम और बेनियान का अर्थ होता है व्यापारी और कंपनी के बीच में
संबंध बनाने वाला। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है आपके सामने, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम था। जो आर्थिक तौर पर 19वीं सदी चल रही थी उस समय जो अंग्रेजी शासन चल रहा था उसका भारत पर क्या परिणाम देखने को मिला। ऑप्शन ए, भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि हुई। बी है, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों में वृद्धि हुई। सी है, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। डी है, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, क्योंकि वहाँ पर उद्योग धंधों के लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ रही थी। मशीनें ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, भारत में मशीनें नहीं थी, कच्चा माल था लेकिन उनको बनाने में काफ़ी समय लगता था। वह हमसे कच्चा माल खरीद करके ब्रिटेन में माल को तैयार करते थे और कम समय में अच्छी चीज़ों को भारत में ला करके दोबारा बेच देते थे। माल को हमसे कम दाम में खरीदते थे, तैयार वस्तु को हमसे ज़्यादा दाम में हमें बेचते थे। तो इस प्रकार क्या हुआ कि हमें उन्हीं कच्चे मालों को उत्पादित करने पर ही इन्होंने क्या कर दिया, सिर्फ भरोसे छोड़ दिया। उद्योग धीरे धीरे समाप्त होने लगे। तो इसी कारण भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण होने लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक नीति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर बड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। बी है, भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था, तो ऐसा तो नहीं हुआ था। सी है, देश में अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछ गई थी, ये भी नहीं हुआ था। डी है, ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। तो ब्रिटिश उत्पाद से जो हम आयात करते थे उस पर भारी शुल्क नहीं लगाया गया था, तो ये बात तो आपकी गलत है। तो यहाँ पर विकल्प आपका केवल एक ठीक हो जाएगा, यानी कि भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। जैसा कि हमने अभी बात की थी कि कच्चा माल हमसे ले लेते थे तो यहाँ पर उद्योग धीरे धीरे नष्ट हो रहे थे। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा 1857 की क्रांति, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। तो इसको देखने के लिए और पूरी श्रृंखला को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो आपके पहुंच चुके हैं उन सभी को भी आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आपकी एक सीक्वेंस में बेहतरीन तैयारी हो सके। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए, पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इसे अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे एक शेयर जरूर कीजिए, और आपका एक लाइक मेरा इतना हौसला बढ़ाता है कि मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँ। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। Thank you for watching this video.